अभी हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। तो एसटीपी में हमने पढ़ा था एएफडी के बारे में। क्या होता है एएफडी? क्या है एएफडी? एनएरोबिक फ्लश डाइजेस्टर। कैसा बैक्टीरिया था उसमें? हाँ, उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया था। उसने स्लज को किया पूरा डाइजेस्ट कर दिया और उसके बाद से कुछ गैसेज का मिक्सर प्राप्त हुआ था और उन्हीं गैसेज के मिक्सर को हम लोग क्या बोल रहे थे? बायोगैस कर, है ना। और वहां पे आपने क्या जाके नोट किया था? आपने लिखा था मीथेन, है ना। मीथेन नोट किया था और क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड था और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या हो सकता है? H2 भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा जो है वो मीथेन है। तो बायोगैस का सबसे प्रमुख कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन है। तो इसी के बारे में और बात करनी है हमें, बायोगैस के बारे में। दो चार और सवाल आपको दिखाते हैं यहां से। तो बायोगैस मिक्सर गैसेज का, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है? मीथेन है। ठीक है। प्रोड्यूस्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ है? बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल। वो ईंधन के जैसे यूज होगा, बायोगैस होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल होता है। You have learned that microbes produce different type of gases in product during growth and metabolism. The type of gas produced depends upon microbe and the organic substrate they utilize. तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आप ये याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब हैं वो अलग अलग सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके अलग अलग गैस बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आपको याद हो, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी फर्मेंटेशन कर रहा था, कौन सा गैस रिलीज कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल के बारे में, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये देखिए, फर्मेंटेशन के दौरान जैसे डो की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, हम लोग चीज की बात कर रहे थे, और उस दौरान जब जब हमने अल्कोहलिक बेवरेज बनाने की बात की है, ठीक है, जब भी फर्मेंटेशन हुआ था तो उस दौरान डो में हम किस गैस के बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, या सिर्फ चीज की बारे में बात किया था, जहां हमने कहा था बड़े बड़े होल्स हैं, और सब वो होल किस वजह से है? इस गैस की वजह से। कौन सा गैस है ये? क्या? चलिए, अब इसके बाद ये मेन पार्ट इसका जो इस हेडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्रो होते हैं एनएरोबिकली। कैसे? एनएरोबिकली, याद रखिएगा। और किस पे ग्रो होते हैं? सेलुलोजिक मटेरियल पे। और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट किसका? मीथेन का, along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया किस पे ग्रो होता है? सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो होता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना कि बायोगैस में सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है? मीथेन का है। तो ये बैक्टीरिया भी लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को रिलीज कर रहा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे गैसेज भी ये बना रहा। तो कहने का मतलब ये जो बैक्टीरिया है जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हो, ये बायोगैस बनाएगा। तो कौन सा है वो बैक्टीरिया? ये मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा? मिथानोजेन। ठीक है, मिथानोजेन। मिथानोजेन आर्की बैक्टीरिया है। दोबारा जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि मिथानोजेन क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है। आपने क्या सीखा? मिथानोजेन एनएरोबिक बैक्टीरिया की एरोबिक, एनएरोबिक आर्की बैक्टीरिया है। क्या किनारे नोट करिए, मिथानोजेन और डैश देके लिखिएगा एनएरोबिक। मिथानोजेन डैश दीजिए, आगे लिखिए एनएरोबिक आर्की बैक्टीरिया। एनएरोबिक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कामा लगा के लिखिए दैट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा वो? दैट प्रोड्यूसेस, क्या बोलोगे? दैट प्रोड्यूसेस, मीथेन तो करेगा जा रहा है ना, बायोगैस। दैट प्रोड्यूसेस बायोगैस।
बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है। चलो यार, अब इसको ध्यान से देखना। उस बैक्टीरिया को जो सेलुलोजिक मटेरियल से CO2 और ज्यादातर मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन रिलीज करा देगा, उन्हें क्या बोला जाएगा? मिथेनोजेन। तभी हमने क्या लिखा है? दैट प्रोड्यूसेस क्या? बायोगैस। क्यों? देखो इधर, क्यों? क्योंकि मीथेन साथ में क्या? CO2 और क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन ही क्या बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोगैस कहा जाता है। याद रखिए। ऐसा ही एक बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं मिथेनोजेन का। ये जो आपने कहा मिथेनोजेन, मिथेनोजेन तो ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बैक्टीरिया का नाम बताइए। मिथानोबैक्टीरियम। तो मिथानोबैक्टीरियम है क्या? मिथेनोजेन से, ठीक है। और हाँ, these bacteria are commonly found in, ये देखो, अरे देख, एनारोबिक प्लग। तो एनारोबिक प्लग में पाया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट these bacteria also present in, कहा? रूमेन। रूमेन क्या होता है? स्टमक का पार्ट होता है। कहा? कैटल्स में, काउ, बुफालो, ठीक है, डियर, कैमल, गोट, इन सब में। ओके, तो कहां कहां पाया जाता है मिथानोबैक्टीरियम? कहां कहां पाया जाता है? जहां जहां पाया जाएगा क्या प्रोड्यूस कराएगा? बायोगैस। बात क्लियर है ये? ओके, कैसे बनाता है ये? सेलुलोजिक मटेरियल से। तो सेलुलोजिक मटेरियल से बायोगैस प्रोड्यूस करा देता है कौन? मिथानोजेन। मिथानोजेन का एक एग्जांपल बताओ। मिथानोबैक्टीरियम। कहां पाया जाता है मिथानोबैक्टीरियम? दो जगह बताओ। तो दो जगह क्या बताओगे? एक तो बताओगे ASD। व्हाट इज ASD? एनएरोबिक फ्लड डाइजेस्टर। एक और जगह बताओ। हाँ, रूमेन। रूमेन ऑफ, रूमेन ऑफ स्टमक। स्टमक का पार्ट होता है ना। कंपाउंड स्टमक होता है जिन जानवरों की हम बात कर रहे हैं, काऊ, बुफालो, गोट, कैमल, डियर, इन सब में, ठीक है। तो उसके रूमेन वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। कंपाउंड स्टमक में चार पार्ट होते हैं, एक इसका हिस्सा है रूमेन। चार पार्ट होते हैं, है ना। अब ये नहीं पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं फिलहाल। कंपाउंड स्टमक में चार पार्ट होते हैं। स्टमक एक ही होता है, चार पार्ट होते हैं उसमें। रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम। ये है रूमेन वाला पार्ट। इसी रूमेन वाले पार्ट में आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मिथानोबैक्टीरियम के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जहां भी आप नोट करें लिखे जरा। मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम may be found in, may be found in, may be found in 1 2 करके नोट करिएगा। may be found in 1 2। पहला लिखिए ASD। व्हाट इज ASD? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। दूसरे नंबर पे लिखिए रूमेन। रूमेन, रूमेन, RUMEN। रूमेन ऑफ, रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक। रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक। रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक, ठीक है। हो गया, तो दो जगह हो गया, ठीक। अच्छा हाँ, रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक किसके बारे में बात हो रही है? कैटल्स के बारे में बात। ऑफ कैटल्स, है ना। कंप्लीट करिए। ऑफ रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक ऑफ कैटल्स, ठीक है। किन कैटल्स की बात हो रही है? काऊ, बुफैलो, कैमल, डियर, ये सब हैं इसमें आएंगे। गोट, ये सब हैं ना जो कंपाउंड स्टमक रखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यार, होगा क्या? कैटल क्या खाएगा? कैटल घास खाएगा, चारा खाएगा, जो भी खाएगा वो सब सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोजिक मटेरियल है। अब वो सेलुलोजिक मटेरियल कहां जाएगा? उसके स्टमक में जाएगा। उसके स्टमक में ऑलरेडी कौन सा बैक्टीरियम है? मिथानोबैक्टीरियम है, ठीक है।
अब वो मिथानोबैक्टीरियम उस सेलुलोजिक मटेरियल में मौजूद हो जाएगा, ठीक है। तब इससे होगा क्या, इससे जो कैटल्स का जो एस्केट्रा है, आप जानते हैं उसे क्या बोला जाता है, डंग बोला जाता है, गोबर कहा जाता है। तो उस गोबर में तो वो बैक्टीरियम भी होगा जिसका क्या नाम है, मिथानोबैक्टीरियम। तो उस गोबर से क्या बनेगा, क्योंकि सेलुलोजिक मटेरियल भी है, जानवर तो सेलुलोज ही खा रहा है, वो घास खा रहा है ना, चारा जो भी खा रहा है, वो तो सेलुलोजिक मटेरियल है। उसमें बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, मिथानोबैक्टीरियम है। तो उस गोबर से हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस। गोबर से बनता है, इस वजह से बायोगैस को और क्या बोला जाता है, गोबर गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस इज आल्सो नोन एज गोबर गैस, ठीक है। ओके, अब एक बायोगैस प्लांट हम लोग देखते हैं। कुछ सवाल है इसमें, दो तीन आप इसको देख लो, एक तो फोटो पहचानना रहेगा, बाकी बायोगैस प्लांट के बारे में बात करना है कि जो उसका जो टैंक होता है, तो टैंक किसका बना होता है, कंक्रीट का, बालू गिट्टी का बना होता है। तो कितनी गहराई होती है बायोगैस प्लांट का ना जो टैंक बनाया जाता है, कितना लिखा हुआ है, 10 से 15 फीट, इसको हाईलाइट करिए। तो बायोगैस प्लांट जो है एक कंक्रीट का टैंक है जिसकी गहराई कितना है, 10 से 15 फीट है, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, एक फोटो पहचाना रहेगा, एक और सवाल है। तो सबसे पहले इस जो कंक्रीट का जो गड्ढा बनाया गया है, इसकी डेप्थ आपको याद कराई। यहां देखिए, अब इसके बाद इस गड्ढे को देखते हैं हम लोग, ये है वो चैम्बर जिस गड्ढे की आप बात कर रहे हो, ये कंक्रीट का पूरा। इसके ऊपर देखना क्या रखा हुआ है, हाँ, एक उल्टा करके एक यहाँ पे चैम्बर फिट किया गया है, जिसे क्या बोला जा रहा है, जिसे बोला जा रहा है गैस होल्डर। क्या बोला जा रहा है, गैस होल्डर। तो ये क्या करेगा, गैस को होल्ड करेगा, गैस को इकट्ठा करेगा ये, ठीक है। ये देखिए, ये चैम्बर का पूरा हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा, पूरा देह जो कंसीडर किया जा रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है, डाइजेस्टर है। ये क्या है, डाइजेस्टर। तो हमने क्या किया है, एक कंक्रीट का पूरा टैंक बना लिया है, कितना फीट गहरा है ये, ओके। और इसी के ऊपर हमने क्या किया है, इसको एक ढक्कन से हमने ढक दिया है, और ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो गैस यहाँ पे बनेगा वो इसी में इकट्ठा होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है गैस होल्डर, ठीक है, गैस होल्डर, ओके। एक बाहर से एक और छोटा सा पोर्ट हमने रखा है, ये पोर्ट आके इसी में खुल रहा है, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, गोबर और पानी घोल करके इसी में डालेंगे। तो गोबर और पानी जब यहां से घोल के डाला जाएगा तो वो कहां चला आएगा, इस बड़े वाले चैम्बर वाले हिस्से में। इस बड़े वाले चैम्बर वाले हिस्से का क्या नाम है, डाइजेस्टर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डंग और वाटर। तो गोबर और पानी घोल के डाला गया, कहां चला आया, डाइजेस्टर में चला आया। अब गोबर में तो मिथानोबैक्टीरियम है, वो क्या करेगा, वो गैस प्रोड्यूस करेगा, और वो गैस प्रोड्यूस करेगा तो पूरा गैस जाके कहां इकट्ठा होगा, गैस होल्डर में इकट्ठा होगा। तो मीथेन हो गया, CO2 हो गया, और क्या नोट करना चाह रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें प्लस कर लो और बढ़ा लो उसमें। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है इसमें मीथेन, मीथेन डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा मीथेन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां देखिए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक ट्यूब से। अब इससे ये एनर्जी के जैसे हम इसको यूज कर लेंगे, इसको जला के हम लोग खाना बना सकते हैं, इसको जला के हम लोग रोशनी भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बायोगैस प्लांट। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है। तो जो जो भी डंग जो है, जो यूटिलाइज कर लेंगे हम उसको इस वाले पोर्ट में क्या करेंगे, अलग करेंगे, और फिर यहां से वो और कैसे यूज हो जाएगा। पहले तो हमने उससे गोबर गैस बना लिया, और जब वो गोबर गैस बना लेगा उसके बाद हम स्लज में रखेंगे, और इसके बाद हम इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के जैसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, फर्टिलाइजर के जैसे। तो फर्टिलाइजर के जैसे इस्तेमाल कहां से किया जाएगा, स्लज से, ठीक है। डाइजेस्टर में हम लोग
एक एक साइड से क्या करेंगे, गोबर और पानी घोल कर डाला जाएगा, बाकी मिथानोबैक्टीरियम अपना काम करेगा। तो मिथानोबैक्टीरियम क्या काम करेगा, मिथानोबैक्टीरियम ये कार्य करेगा, देखिए आप जानते हो क्या कार्य करने वाला है, तो ये है सेलुलोजिक मटेरियल, है ना, और इसके ऊपर कौन काम करेगा, बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, नाम है मिथानो बैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम। तो सेलुलोजिक मटेरियल पे मिथानोबैक्टीरियम ने कार्य किया और क्या बना दिया, बना दिया बायोगैस। बायोगैस इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाएगा, गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाएगा। ठीक है, तो सारे सवाल दिखा दिए इसमें, ये फोटो आपको याद रखना है, ठीक है, आप याद रखिएगा, कहाँ गैस होल्डर लिखा हुआ है, कहाँ डाइजेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ स्लज लिखा हुआ है, और कौन इसका आउटलेट है, कहां से जो बायोगैस जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये फोटो भी आपको याद रखनी है। कंक्रीट का जो टैंक है उसकी गहराई आपको याद करा दिए हैं कितना, चलो ओके। अब भारत देश में जो बायोगैस प्लांट का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है इस टेक्नोलॉजी का, भारत देश में बायोगैस, ये जो पूरा डिवाइस है जो इसको डेवलप किया है और सक्सेसफुली बायोगैस बनाया जा रहा है, वो किसके प्रयासों से हुआ है, वो हमें याद करना है। तो द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया। भारत देश में जो बायोगैस प्रोडक्शन की जो तकनीकी है वो किनके प्रयासों से सफल हो पाया है, तो डायरेक्ट सवाल है, हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखने वाले हैं, IARI प्लस KVIC। तो IARI प्लस केविक, व्हाट इज IARI, व्हाट इज IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हाट इज KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, टिक कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि भारत देश में जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की, वो किसके प्रयासों से सफल हो पाया है, तो वो किसके प्रयासों से सफल हो पाया है, बताइए जल्दी, IARI एंड KVIC। व्हाट इज KVIC, व्हाट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा इसको, IARI प्लस KVIC।
चले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बायो कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है, यहाँ पे एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल हम दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म से करने वाले हैं। जीव का कंट्रोल हम जीव से करने जा रहे हैं, इसे बोला जाता है बायो कंट्रोल। क्या बोला जाता है? बायो कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, सवाल आपके सामने नोट कर दिया है, यही आपको याद करना है इस पूरे पैरा में जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे मेन पार्ट है, इसको जल्दी से आप याद करिए। तो एक साइड में हमने ये नोट किया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हम बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे यूज करने जा रहे हैं, और दूसरे साइड में ये हमने लिखा है ये कि ये ऑर्गेनिज्म किससे छुटकारा दिलाएगा। तो ये लिखा है गेट रीड ऑफ, किससे छुटकारा दिला देगा। तो अगर ये आपने ऑर्गेनिज्म लिया बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे, तो इससे छुटकारा दिलाएगा। आपने इसको लिया, इस ऑर्गेनिज्म को बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे यूज किया, तो इससे छुटकारा दिलाएगा। अगर इसको बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे आपने यूज किया तो इससे छुटकारा दिलाएगा। तो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट मार्क करिए और तुरंत याद करिए, यहां से सवाल आता रहता है कि कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट किससे छुटकारा दिलाने वाला है। मैचिंग कॉलम में भी पूछा जाता है, आपको याद करना है। चलिए नोट कर लिया है तो एक एक करके याद करिए। तो पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, पहला क्या लिखा हुआ है? लेडी बर्ड। लेडी बर्ड कोई बर्ड नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, पंछी नहीं है। लेडी बर्ड है क्या? बीटल। और बीटल क्या होता है? इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है ना। तो लेडी बर्ड कोई बर्ड नहीं है, कोई पंछी नहीं है, ये है क्या? ये है बीटल। और बीटल, बीटल क्या होता है? इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट होता। ठीक है, तो लेडी बर्ड जिसके शरीर पे रेड और ब्लैक मार्किंग देखने को मिल जाएगा, ब्लैक एंड रेड मार्किंग वाला, है ना, लेडी बर्ड नाम है इस इंसेक्ट का। बर्ड नहीं है, पंछी नहीं है ये। बीटल क्या होता है? बीटल होता है इंसेक्ट। ठीक, तो ब्लैक एंड रेड मार्किंग वाले ये जो बीटल्स हैं जिन्हें बोला जा रहा है लेडी बर्ड, ये किससे छुटकारा दिलाते हैं? एक दूसरे इंसेक्ट से। ये है इंसेक्ट लेकिन किल कर देता है किसको? इंसेक्ट को। और ये दूसरा इंसेक्ट कौन है जिससे ये छुटकारा दिला देगा? तो क्या आंसर है? एफिड। क्या है? एफिड। याद करना बहुत आसान है। देखिए इधर, यहां देखिए, ये है एल के बाद आ रहा है ए, तो ए फॉर एफिड, ए फॉर एफिड। लेडी में ही लिखा हुआ है एफिड। ठीक है, तो आप याद रखना, लेडी बर्ड बीटल किससे छुटकारा? तो छुटकारा एफिड से। ओके, अगला ये अगला इंसेक्ट जो है ये है ड्रैगन फ्लाई। फ्लाई है इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाई। और ड्रैगन फ्लाई किससे छुटकारा दिला देते हैं? मच्छरों से, मॉस्किटो से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से भी सवाल आता रहता है। ठीक, ओके, अगला है बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजेंसिस नाम है। क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस देखिए किससे छुटकारा दिला रहा है? कैटरपिलर लार्वा। इसका तो दो इंसेक्ट के नाम लिए शुरू में, अब एक बैक्टीरिया का नाम लिया। क्या नाम लिया बैक्टीरिया का? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। अब एक फंगस का नाम लेने जा रहे हैं। क्या नाम है फंगस का? ट्राइकोडर्मा। आप जानते हो ट्राइकोडर्मा फंगस है, इस चैप्टर में हमने नाम पढ़ा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या करता है? अरे क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस होता है उसे? साइक्लोस्पोरिन ने। कैसे कार्य करता है वो? किसको क्लास बस्टर बोलते हैं? क्या है क्लास बस्टर?
क्यों नहीं दोहराते? चलो ना, बेकार है तुम इधर। तो ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा है फ्री लिविंग फंगस। ध्यान से सुनो, ये फ्री लिविंग फंगस है और ये एसोसिएटेड होता है हायर प्लांट के रूट के साथ, और जिन प्लांट के रूट से ये जुड़ जाता है उस प्लांट को ढेर सारी बीमारियां जो रूट के थ्रू फैलने वाली थी उन सभी बीमारियों से प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दिया है आपको वही याद करना है। ये वो नहीं लिखा कि किस बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, बस ये लिखा है कि जो रूट बॉर्न पैथोजन है उससे बचा लेगा। तो हमें यही याद करना है कि ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम का फ्री लिविंग फंगस है, जिस प्लांट के रूट से एसोसिएट हो जाएगा उस प्लांट को अनेकों बीमारियों से बचा लेगा जो रूट की बीमारी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? रूट बॉर्न पैथोजन से बचा लेगा, रूट बॉर्न पैथोजन से बचा लेगा। कौन है फंगस? क्या नाम है फंगस का? ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा नाम है। ओके, तो फंगस के बाद अब आइए, अब वायरस क्यों छोड़ेंगे, वायरस भी होगा। ठीक है, तो वायरस का नाम पढ़िए, क्या नाम है? वैक्यूलो वायरस। क्या है? वैक्यूलो वायरस। वैक्यूलो वायरस है, वायरस है तो पैथोजन है, बीमारी करता है ना। तो यही हम देखना चाह रहे हैं कि किस पे बीमारी करके किससे छुटकारा दिला देगा ये। तो वैक्यूलो वायरस अटैक करते हैं कुछ इंसेक्ट्स पे, और इंसेक्ट के अलावा दूसरे आर्थ्रोपोड पे भी करते हैं। इंसेक्ट खुद ही आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट पे तो करते ही करते हैं, इंसेक्ट के अलावा दूसरे आर्थ्रोपोड पे भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इंसेक्ट किस इंसेक्ट पे करेगा और किस दूसरे आर्थ्रोपोड पे करेगा ये क्लियर होता है। अच्छा, ये क्लियर होता है कहने का मतलब ये बात फिक्स होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। ये पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ दूसरे आर्थ्रोपोड पे ही अटैक करेगा, है ना। ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है, ये नहीं कि जितने भी इंसेक्ट हैं सबको किल कर देगा, जितने भी आर्थ्रोपोड है सबको किल कर देगा, है ना। फिशेस पे, प्लांट्स पे, है ना, बर्ड्स पे, मैमल पे, सब पे अटैक करने लगा, बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब यह है जो इसका टारगेट है बस उसी को किल करेगा, टारगेट के अलावा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या है टारगेट इसका? इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड। क्या? तो ये नैरो स्पेसिफिक है। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड कब बोलते हैं? ब्रॉड कब बोलते हैं? जब सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को किल करता, प्लांट को किल कर रहा है, बर्ड्स को किल कर रहा है, फिशेज को किल कर रहा है, एम्फीबिया को किल कर रहा है, मैमल को किल कर रहा है, सबको मार रहा है। अगर सबको मार रहा होता तो हम क्या बोलते? कहते हैं ब्रॉड है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक है तो क्या बोला जाएगा? नैरो स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाएगा? नैरो स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इधर देखते हैं, यहां देखिए, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई गेट रीड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज रेस्पेक्टिवली। तो क्या हमने समझा? लेडी बर्ड किससे छुटकारा? एफिड से। और ड्रैगन फ्लाई किससे? मॉस्किटो से। ड्रैगन फ्लाई किससे? मॉस्किटो। ठीक है, ओके। अब अगला एग्जांपल आ रहा है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगा बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा को। और वो माइक्रोब, वो बैक्टीरिया, उसका नाम है क्या? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। शॉर्ट फॉर्म में बैसिलस थ्यूरिजेंसिस को कैसे लिखा जाता है? पीटी लिखा जाता है ना। बीटी फॉर बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, कैपिटल बी एंड स्मॉल टी, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस बैक्टीरियम के जो स्पोर हैं, किस बैक्टीरियम के स्पोर की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस की। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस के जो स्पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पाउच में, छोटे छोटे पैकेट में
छोटे छोटे सैकेट में पाए जाते हैं, ठीक है, मार्केट में उपलब्ध है छोटे छोटे सैकेट में, ठीक है, जैसे शैम्पू का पाउच होता है वैसे। तो इसमें है क्या, इसमें स्पोर्स हैं, किसके स्पोर्स हैं, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो किसान क्या करेगा, इस पाउच को, इस सैकेट को खरीद के लाएगा और लाके इसको पानी में घोल देगा। पानी में घोलने के बाद छिड़क देगा उन पौधों पे जहां पे किनसे नुकसान होता है, कैटरपिलर लार्वा। तो बैसिलस thuringiensis के स्पोर पैकेट में छोटे छोटे पाउच में मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको लाना है, पानी में घोलना है, और उन सभी पौधों पे जो वनरेबल हैं, किससे वनरेबल हैं, कैटरपिलर लार्वा से, उसके ऊपर छिड़काव कर देना, ठीक है। और जैसे ही वो प्लांट पार्ट पे फीड करेंगे, पत्तियों पे, यंग स्टेम पे, तो स्पोर कहां चला जाएगा, कैटरपिलर लार्वा के गट में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, उसके उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा, है ना। और वहां जाने के बाद क्या करेगा, बैक्टीरियम है, टॉक्सिन रिलीज करेगा, क्या करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, और लार्वा का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, पौधे क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ओके, तो ये हमें पढ़ना है, इसको मैं रीड कर दे रहा हूं। तो बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स हैं वो पैकेट में ड्राई स्पोर जो है वो मिलते हैं, मिक्स कर दिया जाता है वाटर में, स्प्रे कर दिया जाता है वनरेबल प्लांट से, ठीक है, जैसे क्रूसीफेरी के मेंबर्स पे छिड़काव कर सकते हैं, और दूसरे वो पेड़ जिसपे फल उगते हैं, तो क्रूसीफेरी के मेंबर्स पे और फल देने वाले पौधों पे इसका छिड़काव किया जाता है। टिक करिएगा कि जो ड्राई स्पोर जो हम मार्केट से लेके आए हैं, जिसका पानी में हमने घोल बना लिया है, ये स्पोर बैसिलस thuringiensis के हैं, इनका छिड़काव हम किस पे करने जा रहे हैं, इनका छिड़काव हम करने जा रहे हैं क्रूसीफेरी के मेंबर्स पे, और साथ में वो पेड़ जिसपे फल लगते हैं, फल लगते हैं, ठीक है। जैसे ही ये इंसेक्ट के द्वारा खाया जाएगा, ये पहुंच जाएगा लार्वा के गट में, वहां टॉक्सिन रिलीज करेगा और लार्वा बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज विल किल कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, ये दूसरे इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे हमने क्या समझा, ये भी क्या है, ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो बैसिलस thuringiensis भी क्या हुआ, स्पीसीज स्पेसिफिक। जहां वो कॉलम आपने बैसिलस thuringiensis का बनाया है, उसी के आगे ब्रैकेट बनाइए और लिखिए स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक। ये भी क्या होगा, ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक होगा। बात क्लियर हो रही है ना, कैसे ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से ये भी क्या है, ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक है। यहां से भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो समरी बना हुआ है, जो बॉक्स बना है, आप उसको जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, चलो अब ध्यान से सुनो। बैसिलस thuringiensis का जो ये जीन है, जो ये टॉक्सिन बनाएगा, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जीन का नाम बताएंगे, प्रोटीन का नाम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो टॉक्सिन बनाने वाला जो जीन है, ठीक है, उस जीन को हम क्या करेंगे, वेक्टर की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, वेक्टर की सहायता से अलग अलग प्लांट में भेज देंगे। जिन जिन प्लांट में हम इस जीन को भेजेंगे जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिन जिन प्लांट में हमने भेजा, वो सभी प्लांट जो है वो कैटरपिलर लार्वा से क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस हो जाएंगे, कैटरपिलर लार्वा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जिन जिन प्लांट में हम भेजेंगे बैसिलस thuringiensis वाला जीन, उन सभी पौधों के आगे क्या लगा दिया जाएगा, बीटी। तो बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, जिस पौधों में आप भेजोगे उन सभी पौधों के आगे क्या लगा दिया जाएगा, बीटी। व्हाट इज बीटी, बैसिलस thuringiensis वाला जीन आ गया पौधे में, ये मतलब है। इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि सैकेट में पाया जाता है, इनके ड्राइड स्पोर होते हैं बैसिलस thuringiensis के,
पानी में घोल दिया जाता है, वनरेबल प्लांट में छिड़क दिया जाता है और ये बचा लेगा किन पौधों को, ब्रेसिकेसी के पौधों पे, और जो फलों वाले जो वृक्ष है। आगे आइए, अगला हम लोगों ने बात की थी ट्राइकोडर्मा की। तो ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस है, ठीक है। और याद रखिए इंपॉर्टेंट है, फ्री लिविंग है, नहीं तो आपको लगेगा कि पैरासाइट होगा ये। तो पैरासिटिक फॉर्म नहीं है। ट्राइकोडर्मा क्या है? फ्री लिविंग है। इसको हाईलाइट करिए, हमने नोट भी किया था शायद उस वाले कॉलम में। फ्री लिविंग फंगस है। क्या है? फ्री लिविंग फंगस है। कहां पाया जाता है? रूट इकोसिस्टम में। और जिस प्लांट से एसोसिएट होगा ना, उसको सेवरल प्लांट पैथोजन से बचा लेगा। याद रखिएगा, ये भी आ चुका है सवाल, ठीक है। अब आगे आओ, अब वायरस की बात करोगे। वायरस का नाम है बैकुलो वायरस। अटैक करता है इंसेक्ट पे और दूसरे आर्थ्रोपोड पे। मेजोरिटी ऑफ बैकुलो वायरस बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे यूज होते हैं, जो कि किस जीनस से बिलोंग करते हैं, देखना जरा। एनपीबी। व्हाट इज एनपीबी? तो वैकुलो वायरस किस जेनरा से बिलोंग करता है? एनपीबी। नोट कर लेना है किनारे, व्हाट इज एनपीबी? बताओ क्या है एनपीबी? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये वायरसेज एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है। नो निगेटिव इंपैक्ट, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगा प्लांट पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशेज पे। इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस वजह से क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है? स्पीसीज स्पेसिफिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड नहीं, नैरो। क्या बोला जाएगा? नैरो। अगला आइए, अगला सवाल ये पूछा जाएगा, व्हाट इज आईपीएम? ये भी रिपीट हो चुका, याद रखिएगा, कई किनारे नोट करिए। व्हाट इज आईपीएम? व्हाट इज आईपीएम? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है आईएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ ये देखिए क्या होता है फर्टिलाइजर। क्या होता है फर्टिलाइजर? उर्वरक। तो क्या होता है उर्वरक? जो क्रॉप का एल्ड क्या करे? बढ़ा दे, ठीक है। क्या होगा बायो फर्टिलाइजर? जीव है जो कि कैसे कार्य कर रहा है? उर्वरक के जैसे। तो कौन से जीव हैं जो उर्वरक के जैसे कार्य करते हैं? कौन से जीव हैं जो उर्वरक के जैसे कार्य करते हैं? चलिए देखिए क्या क्या है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगस। सबसे पहला सवाल आपको यहां से यही याद करा रहे हैं कि कौन है बायो फर्टिलाइजर। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइजर के जैसे यूज होते हैं? कौन कौन है यूज होता है बायो फर्टिलाइजर के जैसे? कौन कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस। तो यही पहला सवाल आप याद करिए, फिर आगे पढ़ाइए। क्लियर है ना? बैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है? बीजीए। व्हाट इज बीजीए? ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ब्लू ग्रीन एल्गा कोई एल्गा नहीं है। एल्गा तो प्लांट होता है, ठीक है। एल्गी क्या होता है? प्लांट होता है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और कौन? फंगस। याद कर लिया है ना? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा,
जहां बायो फर्टिलाइजर लिखा है वहां पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगस, ये आपको आना चाहिए। आगे आइए। ओके, यहाँ आइए और इसको ध्यान से देखिए। मेन सोर्स बायो फर्टिलाइजर के ये हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, इसको आप मन कर दीजिएगा। नोट भी कर लिया ना पहले तो, ठीक है। अब आगे, अब इसके एक एक पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिए। जल्दी नोट करिएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया यूज होगा बायो फर्टिलाइजर के जैसे। बायो फर्टिलाइजर के जैसे ये कैसे कार्य करेगा बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा तो जो सॉइल की जो उर्वरा है वो बढ़ जाएगी, ठीक, तो एल्ड बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर के जैसे क्या क्या याद करना है। तो ये बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर के जैसे है, वो फ्री लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है। फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकता है, और ये सिम्बियोटिक फॉर्म में भी करा सकता है। सिम्बियोटिक फॉर्म वाला सब लोग जानते हैं, राइजोबियम का नाम सबने सुना है। तो राइजोबियम क्या करता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट। किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो ये तो हो गया सिम्बियोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, बैक्टीरिया फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग कराने की क्षमता रखता है। और फ्री लिविंग फॉर्म में ये एरोबिक भी हो सकता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एन एरोबिक भी हो सकता है। तो एरोबिक में दो एग्जांपल हमें याद करना है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम।
एनारोबिक में एक एग्जांपल आप याद करिए, क्या लिखा हुआ है? क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम। तो कौन एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेटर, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेटर है? क्लास्ट्रीडियम। कौन एरोबिक है? और ये तीनों एग्जांपल जो हमने पढ़े वो फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, जबकि जो राइजोबियम है वो सिम्बियोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। किस फॉर्म में? सिम्बियोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाला है। तो ये बात हो गई बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कैसे करेगा बायो फर्टिलाइजर के जैसे कार्य। तो कैसे किया बायो फर्टिलाइजर के जैसे कार्य? नाइट्रोजन फिक्सेशन करा के। तो किस फॉर्म में कराया? फ्री लिविंग फॉर्म में कराया कि सिम्बियोटिक फॉर्म में? दोनों में कराया। सिम्बियोटिक फॉर्म में कौन कराएगा? राइजोबियम। फ्री लिविंग फॉर्म में दो तरीके से हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है एरोबिक और ये बैक्टीरिया हो सकता है एनारोबिक। एनारोबिक में एक एग्जांपल है, कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम। और एरोबिक में दो लिखा हुआ है, जानबूझ के और एग्जांपल ऐड नहीं कर रहे हैं, आप देख लो। तो राइजोबियम हो गया, एजो स्पाइरलम और एजेटोबैक्टर। क्या क्लास्ट्रीडियम यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे हमने नोट किया इस कॉलम को आप वैसे नोट करिए और ऐसे याद भी करिए। चले, कौन कौन है बायो फर्टिलाइजर? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और, चलिए तो बैक्टीरिया हो गया, पहले फंजाई पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो फंगस के बारे में बात करने वाले, कैसे फंगस बायो फर्टिलाइजर के जैसे कार्य करेगा? ऐसे क्योंकि फंगस क्या बनाता है? माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? बिल्कुल सही। तो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच का एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक। व्हाट इज सिम्बायोटिक? व्हाट इज सिम्बायोटिक? सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक कहने का मतलब यह है, सिम्बियोसिस कहने का मतलब है कि इंटरेक्शन में जो दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर का फायदा। तो सबसे पहले ये बताओ कि माइकोराइजा बन रहा तो दो पार्टनर कौन है? कौन होता है दो पार्टनर? एक तो फंगस होगा, फंगल फिलामेंट एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट। तो एक फंगस हो गया और दूसरा हायर प्लांट हो गया, ठीक है। तो दोनों का फायदा होना चाहिए, तो एक एक करके बताओ फंगस का क्या फायदा। फंगस हमेशा अगर किसी के साथ एसोसिएशन में है तो फंगस, आपको मालूम फंगस क्लोरोप्लास्ट रखता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं रखता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता होगा, तो वो जिसके साथ एसोसिएशन में होगा उससे वो क्या चाहेगा? फूड चाहेगा, है ना। तो हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स को प्राप्त हो जाएगा, वहां से खाना मिल जाएगा उसको, है ना। तो ये तो फायदा हो गया फंगस का। हमेशा जब फंगस किसी के साथ एसोसिएशन में हो, है ना, चाहे वो लाइकेन की बात कर लो, चाहे माइकोराइजा की बात कर लो, हमेशा जब वो एसोसिएशन में जाता है फंगस को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उसके पास। अच्छा, यहाँ पे हायर प्लांट की, हायर प्लांट को क्या फायदा? आप इसमें बायो फर्टिलाइजर में पढ़ रहे हो ना, तो कुछ तो कुछ मिल रहा होगा फंजाई से इसको, क्या मिल रहा होगा? चलो, फंगल फिलामेंट क्या करते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले। जिस न्यूट्रिएंट के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है वो है फास्फोरस, याद रखिएगा। तो पहली क्या बात हमने कही, क्या फायदा हुआ हायर प्लांट का? वाटर और मिनरल मिला। कौन एब्जॉर्ब करके दिया है? फंगल फिलामेंट। अरे रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके हायर प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब हो ही रहा है। फंगस का फिलामेंट इस कार्य में सप्लीमेंटेशन दे रहा है, ठीक है। तो उसके प्लांट के खुद के रूट तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में और कौन सहायता कर दे रहा है? फंगस का फिलामेंट। तो पहला क्या फायदा होगा? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके दे देगा कौन? फंगल फिलामेंट। तो मिनरल में किस मिनरल की बात होती है? फास्फोरस की बात होती है। एक फायदा तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है
हायर प्लांट के रूट में जो तरह तरह के पैथोजन पहले बीमारी कर रहे थे, अब रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस हो जाएगा पौधा। तो न्यूट्रिशन मिल गया के अलावा, अच्छा न्यूट्रिशन बोलना सही नहीं है, वाटर और मिनरल, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पता लगे आपका कि फूड भी मिल रहा होगा, नहीं। तो वाटर और मिनरल मिल गया, रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना ही नहीं, ड्राट दैट मींस सूखा, और सैलिनिटी, ड्राट और सैलिनिटी, इन दोनों से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, जो उसकी टॉलरेंस की क्षमता भी है वो बढ़ गई है। तीन बातें आपको बताई हैं, आप उसको याद करिए और फिर उसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चले, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है फंगस प्लांट के साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा बोला जाता है, ठीक है। The fungal symbiont in this association absorb phosphorus from soil and passes it to plant. तो फंगल फिलामेंट की वजह से प्लांट को क्या मिला, फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा भी बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है इस प्लांट को, रूट बॉर्न पैथोजन से क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या है, जो सहन शक्ति है किससे, सैलिनिटी से और किससे, ड्रॉट से, वो बढ़ गई है। तीन बातें हो गई, कुल मिला के प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट अब पहले से क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। इसका क्या आंसर है, फंगस को क्या फायदा है, फूड, है ना, फूड डेराइव करेगा इससे, हॉट से। चलो अब इस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद कराते हैं, फंगल वाले पार्ट का। दसनों बार यह सवाल आ चुका है कि फंगस का कौन सा जेनरा है जो माइकोराइजा बनाता है। पढ़ो इधर, नाम पढ़ो, 10 बार से ज्यादा रिपीट हो चुका है, हर साल किसी न किसी लाइन में लिखा रहता है, तो याद कर लीजिए, याद हो ही गया होगा। कौन सा जीनस है, क्या याद किया, फंगस का कौन सा जीनस है जो माइकोराइजा बनाता है, क्या होगा, ग्लोमस, ग्लोमस, ठीक है। और हायर प्लांट के तीन बेनिफिट क्या हैं, क्या क्या, तो नंबर दीजिएगा। पहला क्या है, फास्फोरस वाला पॉइंट, वाटर और मिनरल में फास्फोरस। दूसरा क्या है, रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस, नंबर 2। एंड 3 क्या है, सहन शक्ति बढ़ गई है सैलिनिटी और ड्राट से, यह है पॉइंट नंबर 3। नंबर दीजिए 1 2 3। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये बात आप जानते हो, कहीं नोट कराया था। फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ट्रू करने का क्या मतलब है, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या इवॉल्व हो, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑब्वियस है, तो कैसा ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक। बैक्टीरिया क्या होगा, मोस्टली क्या है बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉपिक, याद रखिए। ओके, जैसे बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो बैक्टीरिया क्यों बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी इसी वजह से बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों बायो फर्टिलाइजर क्यों है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एग्जांपल पढ़ो, एनाबिना है, नॉस्टॉक, और क्या, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको रीड कर लेते हैं और सवाल आपको दिखाते हैं एक एक करके। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब है,
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। पहला सवाल इसको हाईलाइट करो, हैबिटाट क्या है इसका, तो हैबिटाट ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है, टिक कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो एक्वेटिक के साथ साथ ये क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। मेनी ऑफ इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इन साइनोबैक्टीरिया में से कुछ के पास क्षमता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करा लें। ठीक है, दोबारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा जब हम लोग हेट्रोसिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल एनाबिना, नॉस्टाक और एसिलिफिन। चलो, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो पैडी फील्ड में ब्लू ग्रीन एल्गी एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के जैसे काम करता है। ठीक है, अब पैडी फील्ड में देखो, पैडी फील्ड में क्या मिलाया जाता है, पैडी फील्ड में मिलाया जाता है एजोला। एजोला है क्या, एजोला है फर्न, टेडोफाइट है, और ये है स्मॉलेस्ट फॉर्म, क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब एजोला की जो पत्तियां होती हैं, लीफ जो होती हैं, उन्हीं लीफ में क्या पाया जाता है, उन्हीं लीफ में पाया जाता है, ये क्या नाम है इसका, एना बिना। और ये क्या करता है, ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पैडी फील्ड में क्या ऐड किया जाता है, धान के खेत में पैडी फील्ड में क्या ऐड किया जाता है, देखो ये एजोला है ना, एजोला, एजोला, ए फॉर एजोला, ए फॉर रखता है किसको, एनाबिना को, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। अगर मालूम है जो पैदावार है पैडी फील्ड की वो बढ़ जाती है कितने परसेंट तक, 40% तक पैदावार इंक्रीज हो जाए, लगभग 1.5 गुना हो गया। तो पैडी फील्ड में फर्न मिलाते हैं, कौन सा फर्न, एजोला। एजोला की पत्तियों में क्या होता है, एनाबिना, और ये क्या कर देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है सॉयल में, और सॉयल की जो उर्वरा है उसको बढ़ा देता है, बढ़ा देता। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से एक और फायदा है, जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर मिला रहे हो, डाई यूरिया ये सब लाके मार्केट से केमिकल फर्टिलाइजर, तो वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। ठीक है, स्टैटिन कहां से प्राप्त होता है, स्टैटिन कहां से प्राप्त होता है, जल्दी फिनिश करिए, नोट कर लिया। तो यहां देखो, पैडी में पी के बाद आ रहा है ए फॉर एजोला एंड ए फॉर एनाबिना। पैडी में पी के बाद आ रहा है ए फॉर एजोला, ए फॉर एनाबिना। ठीक है, ये भी नोट करिएगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया कितना, 40%, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले सेगमेंट में, फंगस वाले में ग्लोमस हाईलाइट किया, और इसको याद करिए तुरंत। इसके अलावा हायर प्लांट के 3 फायदे क्या हैं, तीनों आपको याद है, याद कर लिया, क्या 3 फायदे हैं, याद हुआ, नहीं याद हुआ, पहला फायदा क्या है, हाँ, वाटर मिनरल बोलना तो फास्फोरस बोलना जरूरी है, फास्फोरस। दूसरा बोलो, सेवरल रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस। तीसरा बोलो, सॉइल सैलिनिटी और ड्राफ्ट से टॉलरेंस बढ़ गया है, इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज में कैसा बैक्टीरिया है, एनारोबिक। ठीक है,
एक एरेशन टैंक में कैसा बैक्टीरिया है? व्हाट इज फ्लॉक? व्हाट इज फ्लॉक? फ्लॉक क्या होता है? मेश ऑफ फंगल फिलामेंट एसोसिएटेड विथ बैक्टीरिया। व्हाट इज बीओडी? पूरा नाम नहीं, डिफाइन करिए क्या होता है। कितना पानी लिया था? 1 लीटर। उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के जितने ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, कौन करेगा? जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो करेगा, वही उसका क्या होगा? बीओडी। ठीक है, अगर ज्यादा बीओडी है तो पॉल्यूशन कम की ज्यादा? ज्यादा। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतना ज्यादा पॉल्यूशन। एक रेशियो, एक रिलेशन लिखा था, आपको याद है ना? वो क्या लिखा था? BOD directly proportional to organic matter, directly proportional to pollution, inversely proportional to dissolved oxygen। याद रखिएगा, ठीक है, उस पे आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं। बेकर शिफ्ट किसे कहा जाता है? रिवर्स शिफ्ट किसे कहा जाता है?